नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी जी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं ये साहब? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ आज की तारीख में देश के सबसे ताकतवर जज। अब यूं तो चंद्रचूड़ साहब ने कई मामलों में मोदी जी को, अमित शाह को उलझा कर रख दिया, लेकिन महाराष्ट्र में तो आप कह सकते हैं कि चंद्रचूड़ साहब एक चैलेंज बन गए गुजरात लॉबी के लिए। अब महाराष्ट्र की बात इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में बड़े जतन से, बड़ी कोशिशों के बाद, ईडी के ऑपरेशन के बाद, CBI के ऑपरेशन के बाद अमित शाह जी ने, चाणक्य ने शिवसेना की सरकार गिराई थी, महाविकास अघाड़ी की सरकार गिराई थी और इन साहब को मुख्यमंत्री बनाया था, एकनाथ शिंदे को। अब ये एकनाथ शिंदे जो आज की तारीख में भाजपा की गोद में बैठे हैं, जिनकी आप कह सकते हैं सारी लगाम शाह और मोदी के पास है, यही शिंदे, इन्हीं शिंदे के सर के ऊपर चंद्रचूड़ साहब की तलवार लटक रही है और जानकार कह रहे हैं कि किसी भी दिन शिंदे जी कुर्सी से उतारे जा सकते हैं। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि सारा हिसाब किताब आने वाले कुछ हफ्तों में होने वाला है। अब दोस्तों, आज का जो सवाल है, बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये कि अगर इन साहब की, एकनाथ शिंदे की कुर्सी चली गई आने वाले दिनों में, तो क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की मिलीजुली सरकार गिर जाएगी? और अगर सरकार गिर गई तो क्या मोदी और शाह के हाथ से महाराष्ट्र निकल जाएगा? और अगर महाराष्ट्र निकला तो फिर 2024 में मोदी जी का क्या होगा? अब इस पर से तो मैं आज पर्दा उठाने जा रहा हूँ, हर परतें खोलूँगा, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ये जो साहब हैं जिनकी तस्वीर मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी, ये साहब, इन्होंने, चंद्रचूड़ साहब ने नींद क्यों उड़ा रखी आजकल गुजरात लॉबी की? पहले इसकी बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, पहले जरा महाराष्ट्र का खेल समझ लेते हैं, गुजरात लॉबी का खेल। और ये खेल अगर आपने समझ लिया तो फिर इस गुजरात लॉबी का सारा खेल समझ लिया। चंद सेकंड मुझे दीजिए और बहुत सहजता के साथ आपके सामने सारे तथ्य रख रहा हूँ चंद सेकंड में। 2022 तक, यानी पिछले साल तक, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी और इस सरकार में शरद पवार थे, इस सरकार में उद्धव ठाकरे थे, इसमें कांग्रेस थी। 3 पार्टियों की सरकार थी। उद्धव ठाकरे बड़े मजबूत मुख्यमंत्री थे जो कोविड सारे के सारे थपेड़े झेल गए, लेकिन ठाकरे साहब पर नज़र थी इन साहब की, जी हाँ, अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य की। और फिर एक बड़ा ऑपरेशन पिछले साल वहाँ पर हुआ, ऑपरेशन ईडी, और उस ईडी के ऑपरेशन ने शिवसेना की पार्टी को तोड़ दिया। और जब पार्टी टूटी तो ये जो साहब हैं, एकनाथ शिंदे साहब, जो शुरू में 16 MLA तोड़ कर लाए थे, इन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया मोदी जी और शाह साहब ने। अब बाद में मामला अदालत में आया तो अदालत में ये कहा गया कि शिंदे साहब दरअसल गैर कानूनी तरीके से पार्टी तोड़ी, गैर कानूनी तरीके से ये मुख्यमंत्री बने, यानी कुल मिलाकर डिसक्वालिफिकेशन का एक केस बन गया सुप्रीम कोर्ट। अब लोग ऐसा कहते हैं कि साहब, तथ्य जो थे, फैक्ट जो थे, वो शिंदे के पक्ष में अभी भी नहीं है। वाकई उन्होंने कहीं ना कहीं जैसे गैर कानूनी तरीके से पार्टी तोड़ी हो, यानी कानून के नज़र में वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अब चंद्रचूड़ साहब आज इस मामले की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई, स्पीकर तो बहुत देर लगा रहे हैं फैसला करने में और ऐसा होगा नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट को अनदेखा नहीं कर सकते। और उन्होंने ऐसा कहा गया कि 2 महीने में इस मामले को निपटाने को कहा है। यानी आप कह सकते हैं कि शिंदे जी अब चंद दिनों के मेहमान हैं, 4 दिन के मेहमान हैं। अब शिंदे हटे तो फिर ये सरकार चली गई। अब लोग कह रहे हैं कि अमित शाह ने एक प्लान B बनाया था जिसमें उन्होंने शरद पवार की पार्टी तोड़ी और इन साहब को, जो भतीजे हैं शरद पवार को, इनको डिप्टी CM बना दिया और इनके साथ शरद पवार की पार्टी तोड़ के लिए। अब कहने वाले कह रहे हैं कि मोदी जी को यकीन नहीं हो रहा पवार परिवार पर। उनको लगता है कि कहीं खेल ना हो जाए, अजीत पवार खेल ना कर दें पिछली बार की तरह। इसलिए ऐसी बात चल रही कि अगर शिंदे हटेंगे तो महाराष्ट्र में ये सरकार गिर जाएगी और विधानसभा भंग कर दी जाएगी। इस तरह का प्लान हो रहा है। यानी कुल मिलाकर चंद्रचूड़ एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गए, हिमालय जैसी मुसीबत बन गए।
गुजरात लॉबी के लिए। अब दोस्तों, महाराष्ट्र जो है वो इस मुल्क का सबसे अमीर सूबा ही नहीं है, रिचेस्ट स्टेट ही नहीं है। महाराष्ट्र के पास उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की, 48 सीट्स। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48। अब सवाल है कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार गिर गई, बीजेपी वहाँ सड़क पर आ गई, उद्धव ठाकरे मजबूत हो गए, शरद पवार मजबूत हो गए, तो होगा क्या? अगर आप ये 2-3 पॉइंट्स पर गौर करें तो मुझे लगता है कि सिचुएशन और क्लियर होगी और आपको समझ में आएगा कि चंद्रचूड़ एक मुसीबत क्यों बन गए मोदी जी के लिए। मैं गले की हड्डी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मुसीबत बन गए। क्यों बन गए? उसकी वजह यह है कि अगर शिंदे जाते हैं और बीजेपी की जो स्थिति है महाराष्ट्र में, लोग कह रहे हैं कि वो और बदतर होगी, बीजेपी के हाल और ख़राब होंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार महाराष्ट्र में बाई इलेक्शन पर बाई इलेक्शन हारती चली जा रही है। अपने मजबूत गढ़ हार चुकी है बीजेपी महाराष्ट्र में। कोई भी उपचुनाव हो, हार ही लिखी स्कोर बोर्ड पे। ये हाल है मोदी जी की बीजेपी का महाराष्ट्र में। दूसरा पॉइंट कि महाराष्ट्र की जो 48 सीटें हैं, अगर इतना बुरा हाल रहा तो फिर इन 48 सीटों का क्या होगा? 2014 में मोदी जी ने इन 48 में से 41 सीटें जीती थी। 2019 में भी 41 सीटें जीती थी। तब उद्धव ठाकरे मोदी जी के साथ थे, अब उद्धव ठाकरे नहीं है। तो अगर हाल बदतर हैं तो लोग कह रहे हैं कि साहब ऐसा ना हो कि ये 41 सीटें कहीं 15-20 से नीचे ना आ जाए। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये सीटें 10 के नीचे आ सकती हैं, और अगर 10 के सीटें नीचे आ गई, सिंगल डिजिट में आ गई, तो फिर क्या होगा मोदी जी का? 41 सीटों का मायने है। और आप जो कह रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि ऐसा ना हो ये 41-14 हो जाए, 14 सीटें ना है। मैं डिजिटल पे ही हूँ, सिंगल डिजिट पे हूँ गुरुजी। दीपक जी, मैं कई महीनों से सिंगल डिजिट पे हूँ। कि सिंगल डिजिट का मतलब क्या है? दोस्तों को बताइए, सिंगल डिजिट क्या मतलब है? 9 तक सिंगल डिजिट होता है, 1 से 9 तक। जैसे 10 हो जाता है वो डबल डिजिट हो जाता है, 99 तक डबल होता है, 100 होते से ट्रिपल हो जाता है। सिंगल डिजिट पे आएगी, 9 के अंदर आएगी सीटें। आप गुजरात लॉबी को सोने नहीं देंगे, आज लग रहा है। अब दोस्तों, 17 अक्टूबर कुछ दिन बाद बड़ी अहम सुनवाई चंद्रचूड़ जी की अदालत में हो रही, जहां यही तय होने जा रहा है कि कितने दिनों में शिंदे साहब का हिसाब किताब होगा। 1 महीने में होगा, 1.5 महीने में होगा, वो मियाद तय होने वाली है चंद्रचूड़ साहब की अदालत में। और इसी को लेकर गुजरात लॉबी परेशान होगी कि आगे क्या होने जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं बाजी ही पलट जाए देश की। महाराष्ट्र में बाजी पलटी तो क्या देश की भी बाजी पलट सकती है बीजेपी के लिए? मुझे लगता है कि अशोक वानखेड़े, टाइगर साहब जो हैं, वो महाराष्ट्र के ही हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को रग रग से, उसकी सियासत से वाकिफ़ हैं, और अभी हाल फिलहाल में कई दौरे करके महाराष्ट्र से लौटे हैं। उनसे समझते हैं ये खेल है क्या वाकई बाजी पलटने जा रही। मैं ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लूँगा, स्थितियों को समझते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एक बार अगर महाराष्ट्र को हमने समझ लिया तो आगे क्या होने जा रहा है, जी हाँ, आगे क्या होने जा रहा है 2024 में, वो पिक्चर दोस्तों काफ़ी हद तक क्लियर होगी। आज चलते हैं टाइगर के पास। टाइगर, जो पहला सवाल कि क्या अब हम मान लें कि ये जो शिंदे साहब हैं, ये एकनाथ शिंदे साहब जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, क्या इनके सर पर तलवार लटक रही है सुप्रीम कोर्ट की? और क्या हम ये मान लें कि अब इनके 4 दिन की चांदनी बची है? और क्या अगर शिंदे जा रहे हैं तो महाराष्ट्र सरकार भी गिरने जा रही है? और क्या आप मानते हैं कि आज जिस तरह चंद्रचूड़ नाराज थे, उन्होंने नाराजगी जाहिर करी और उन्होंने कहा कि अगर अब स्पीकर फैसला नहीं लेते हैं अयोग्यता पे तो हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, ये मणिपुर वाला मिजाज था उनका। आपको क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में अब शिंदे की उल्टी गिनती, काउंटडाउन शुरू हो गया है? देखिए, आपने आपके ओपनिंग रिमार्क्स में ये कही कि तलवार लटकी हुई है शिंदे पे नहीं, महाराष्ट्र सरकार पे। मुझे लगता है ये तलवार लटकी हुई है क्रेडिबिलिटी पे दिल्ली की। दिल्ली जो ईडी और इनकम टैक्स और हाँ, दिल्ली जो ये सोचता है कि हम है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, और ये जो आप तोड़ फोड़ करके राजनीति करके सरकार बनाते हैं,
और ये समझते हैं आप कि आप कुछ भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें ऐसे फ्रेम में फिक्स किया है कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज जाएगी कहाँ। एकनाथ नाम है उनका, लेकिन वो अनाथ है अभी वर्तमान में। दिल्ली की एक खासियत है, खासकर इन दोनों गुजराती नेता जो है अमित शाह जी और मोदी जी, ये तब तक आदमी को उपयोग में लाते हैं जब तक उसका उपयोग है। टाइगर, आपको क्या लगता है? अभी मैं देख रहा था कुछ भक्त लोग कह रहे हैं कि साहब जो चंद्रचूड़ हैं वो भी मोदी जी के दबाव में आ गए हैं, और चंद्रचूड़ जो हैं वो इसलिए डाइल्यूट हुए हैं क्योंकि भाई गुजरात लॉबी का भी प्रेशर है। इस तरह की बातें मतलब ये सत्ता के गलियारे में सुनी जा रही हैं, और उनका ये कहना है कि भाई इसी तरह से वो हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे विधानसभा में। तो क्या वाकई आपको लगता है कि चंद्रचूड़ थोड़ा सा सॉफ्ट हुए हैं, या कोई और कारण है, या अगले हफ्ते जो सुनवाई है उसमें सख्ती देखने को मिलेगी? वो देखिए, मैं ये कहता हूं कि कई बार न्यायपालिका के मैंने ऐसे भी निर्णय दिए जिसमें न्यायपालिका न्यायाधीश कहते हैं कि हमें मालूम है कि ये मुजरिम है, लेकिन पर्याप्त सबूत पुलिस नहीं, वो इकट्ठा नहीं कर पाई, स्पीकर इसलिए को बेनिफिट जो ऑफ डाउट छोड़ना पड़ता है। वो स्पीकर पर सॉफ्ट हैं, या स्पीकर का लिहाज रख रहे हैं कि चलो भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हम तो आपको समय दे दें आपको? स्पीकर इस पद का वो लिहाज रख रहे हैं। चंद्रचूड़ लिहाज कर रहे हैं। स्पीकर के फ्रेम में वो जाना नहीं चाहते, वो स्पीकर के राइट्स लेना नहीं चाहते, लेकिन उसकी एक सीमा है। यदि स्पीकर ये सोचे कि वो असंवैधानिक काम करके भी खुला छूट सकता है क्योंकि वो स्पीकर है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय संविधान और असंवैधानिक चीज में जब उतरेगा तो फिर उसको रेखांकित करेगा, तो फिर स्पीकर पे भी छींटे आएंगी। टाइगर, आपका मैं तात्पर्य समझ रहा हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस जो चंद्रचूड़ साहब हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो स्पीकर का लिहाज कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम लिमिट क्रॉस कर जाओगे, अगर तुम बहुत ही ज्यादा इग्नोर करोगे, कानून को ताक पर रख दोगे, तो फिर मैं भी चीफ जस्टिस बन जाऊंगा और फिर हिसाब कर दूंगा। मेरे ख्याल आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी वो सिर्फ लिहाज कर रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, आप स्पीकर हैं, आप ही करिए। आप मेरे ख्याल ये कहना चाहते हैं? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये आप स्पीकर है, ये आपका अधिकार है, ये आप ही को करना है, ये हमें नहीं करना है। लेकिन आप नहीं करोगे तो मजबूरी से हमें करना पड़ेगा, फिर बात न्याय की आती है। जी टाइगर, मैं असली मुद्दे पे आता हूं। असली सवाल, चलिए ये तो एक स्पीकर को डिसीजन लेना है कि एकनाथ शिंदे कुर्सी पर रहेंगे नहीं रहेंगे। शिंदे अगर वहां से हटते हैं, इस्तीफा देते हैं, तो फिर अजीत पवार का उनको क्या सेहरा बांधा जाता है मुख्यमंत्री का, या फडणवीस? ये सारी चीजें होंगी, मैं इस पर नहीं जाना चाह रहा हूं कि कौन बनेगा कौन हटेगा, वो तो होना है जो होना है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि मोदी और अमित शाह, ये जो गुजरात लॉबी है, उसका जो महाराष्ट्र में गेम प्लान था कि हम उद्धव ठाकरे को हटाकर शरद पवार को दूध की मक्खी की तरह बाहर सत्ता से फेंककर हम अपनी जो है यहां पर सरकार बनाएंगे, ईडी की मदद से, सीबीआई की मदद से, ये जो प्लान था मोदी का, आपको लगता है कि ये प्लान भारी पड़ गया? ये प्लान जो है चौपट हो गया? इस प्लान ने गुजरात लॉबी को कमजोर कर दिया? देखिए, इसमें दो एग्जीक्यूशन थे। एक प्लान था शिवसेना को तोड़ो, समाप्त करो, शरद पवार को तोड़ो, खत्म करो, कांग्रेस मरणासन्न में है, ऐसे में इन लोगों को लेके पूर्ण रूप से महाराष्ट्र पे कब्जा करो ताकि विधानसभा और लोकसभा अपनी हो। महाराष्ट्र पे कब्जा करो ताकि विधानसभा और लोकसभा अपनी। अब उसमें हुआ क्या, ऑपरेशनल पार्ट तो हो गया, शिवसेना तोड़ी, शरद पवार की पार्टी तोड़ी, एनसीपी तोड़ी, सरकार बन गई, ये ऑपरेटिव पार्ट है। इसके जो नतीजे आने थे, महाराष्ट्र पे कब्जा, उसका उल्टा हुआ। जो बचा कुचा महाराष्ट्र था वो भी हाथ से चला गया बीजेपी के। आप टाइगर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 10 कमरों का अगर विधानसभा का बंगला था, 2 कमरे जो हैं वो बीजेपी के पास थे, सारे बंगले पे कब्जा करना चाहते थे, हुआ उल्टा कि जो अपने 2 कमरे थे वो भी चले गए हाथ से बीजेपी के। आप ये कहना चाह रहे हैं जो अपना कब्जा था वो भी चला गया, और वो 2 चले ही गए, और जो 7 पे ये तथाकथित कब्जा लेके बैठे हैं, वो कब्जे पे कई लोगों का क्लेम है अभी। तब इनको समझ में आ गया वहां पे भी माइनॉरिटी, और यहां तो हाथ से चला गया। 58 उठाने के लिए गए और पॉकेट का रुपया गिरा दिया। आपको लगता है कि लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में,
तो क्या इस बार मोदी जी को महाराष्ट्र में उस तरह की सफलता, उस तरह की कामयाबी नहीं मिलेगी जो उन्होंने 2014 में हासिल की, 19 में गई? सवाल मेरा एक लाइन का ये है, क्या महाराष्ट्र मोदी के हाथ से निकल रहा है? इस देश की जनता महाराष्ट्र को धन्यवाद देगी, क्योंकि मोदी जी को सबसे बड़ा गड्ढा महाराष्ट्र में मिलेगा। जो 40-41 सीटें उनके पास है, वो गिन के 5-6 पे रह जाएगी। ये हाल महाराष्ट्र में होगा। सबसे बड़ा लॉस मोदी जी को पिछले चुनाव के तुलना में महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता इस बार केंद्रीय सरकार के लिए चुनाव मतदान नहीं करेगी। लोकसभा में वो महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए मतदान करेगी। गुजरातियों के द्वारा डाली हुई डकैतियां महाराष्ट्र के उद्योग पे, जो उद्योग लगते हुए उद्योग गुजरात चले गए, वो महाराष्ट्र नहीं भूलेगा। ठीक है, समझ गया मैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो महाराष्ट्र हाँ, में गुजरात वाली फीलिंग है और ये फीलिंग भारी पड़ सकती है और मराठा बहुत अस्मिता भारी को। पड़ सकती है। टाइगर, मेरे दो सवाल बचे हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या उद्धव ठाकरे की जब से पार्टी टूटी है, शिवसेना को तोड़ दिया गया है और उद्धव ठाकरे के चेले एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बना दिया, आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे पहले से मजबूत हुए हैं या पहले से कमजोर हुए हैं? क्या उद्धव ठाकरे अब पहले जैसी ताकत उनमें नहीं रही या ताकत उनकी बढ़ी है? उद्धव ठाकरे ने जीवन में भी नहीं सोचा होगा इतनी ताकत उन्हें मिली पार्टी टूटने उनके के लिए बाद। भी ये सरप्राइज। हाँ, उनके लिए भी सरप्राइज। महाराष्ट्र में ऐसे कई पॉकेट है जहां शिवसेना है ही नहीं, लेकिन वहां उद्धव ठाकरे जाते हैं तो लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। ये सिंपैथी वोट है, ये जो सिंपैथी वोट, क्योंकि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर आज तक गद्दारी का दाग लगा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जितनी लड़ाई मुगलों से और दुश्मनों से नहीं की, उतने अपनों से की है उन्होंने। संभाजी महाराज की यदि हत्या हुई है और औरंगजेब के हाथ में वो लगे हैं, तो इसके लिए मराठों की गद्दारी ही उसके लिए जिम्मेदार थी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि गद्दारों को कभी कभी अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है, और जो पितृ छाया से बाहर निकलता है उसे गद्दारी कहलाता है। जी, एक ओरिजिनल समझिए आप बाल ठाकरे की ओरिजिनल पार्टी, चाहे आप परिवारवाद कहो, कुछ भी कहो, ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे की और उन्हीं के साथ रही। लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि शरद पवार का भतीजे, जो शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार, जब से वो उन्होंने एनसीपी को तोड़ा है, छगन भुजबल उनके साथ चले गए, प्रफुल्ल पटेल जैसे लोग साथ चले गए, सिर्फ शरद पवार उनकी बेटी बची हैं जो प्रमुख नेता हैं। शरद पवार इस उम्र के पड़ाव में कमजोर हो गए हैं और इसका फायदा मोदी जी चुनाव में उठाएंगे, आपको ऐसा लगता है? शरद पवार कमजोर हुए? शरद पवार 4 साल पहले, विधानसभा चुनाव होने में अभी 1 साल है महाराष्ट्र, 4 साल पहले भी शरद पवार की स्थिति ऐसी ही थी जो आज है। एक ईडी के नोटिस ने इस 80 प्लस के वृद्ध इंसान को इतना युवा बना दिया कि महाराष्ट्र का यूथ उसके पीछे हो गया, और भरी बरसात में उनकी वो जो ऐतिहासिक रैली हुई, और बरसात में जब वो दहाड़ते रहे, उन्होंने बीजेपी के सपने पे पानी फेर दिया। वो शरद पवार है। महाराष्ट्र की अस्मिता मैं नहीं टाइगर, आप जिस तरह बचा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि शरद पवार भी मजबूत हो गए, आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे भी मजबूत हो गई, आप कह रहे हैं कि जो पार्टियां तोड़ी गई वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, वहां पर मराठी और गुजराती की फीलिंग भी है, मोदी की जमीन कमजोर। आप तो इस तरह से बता रहे हैं क्योंकि आप महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र को समझते हैं, मैं इसलिए आपका एहतराम भी करता हूँ, आपका सम्मान भी करता हूँ जो आप बोल रहे हैं। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार 41 सीटें एनडीए ने जीती थी शिवसेना को मिलाकर, 48 में से 41 सीटें मोदी जी की झोली में आई थी 19 में, और 14 में भी 41 सीटें आई थी। 41 सीटों का मायने है, और आप जो कह रहे हैं मुझे तो लग रहा है कि ऐसा ना हो ये 41-14 हो जाए, 14 सीटें ना है। मैं डिजिटल पे ही हूँ, सिंगल डिजिट पे हूँ गुरुजी। दीपक जी, मैं कई महीनों से सिंगल डिजिट पे हूँ।
नहीं, सिंगल डिजिट का मतलब क्या है दोस्तों को बताइए, सिंगल डिजिट क्या मतलब है? 9 तक सिंगल डिजिट होता है, 1 से 9 तक। जैसे 10 हो जाता है वो डबल डिजिट हो जाता है, 99 तक डबल होता है, 100 होते से ट्रिपल हो जाता है। सिंगल ये डिजिट सिंगल डिजिट पे आएगी, 9 के अंदर आएगी सीटें। आप गुजरात लॉबी को सोने नहीं देंगे आज लग रहा है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। आपका काम, जब पेड़ बोया बबूल बबूल का का, तो आम कहां से होए? आपने महाराष्ट्र की जनता को ग्रांटेड लिया, आपने उनको जानवर समझा, जिधर भी हाक लो हाक जाएंगे, गाय भैंस समझा, इधर चराओ उधर चढ़ जाएंगे, इधर चराओ उधर चढ़ जाएंगे। वो महाराष्ट्र का स्वाभिमानी, आत्मसन्मानी मतदाता है, वोटर है। और ये जो महाविकास आघाड़ी है, कितना भी लोग चिल्लाए, वो इंडिया गठबंधन जैसा स्ट्रांग है। कई लोग कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, टूटने वाला नहीं है। चलिए टाइगर, एक चीज आज आपने बड़ी क्लियर करी है और वो आपने ये कहा है कि महाराष्ट्र में शिंदे रहते हैं नहीं रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये सरकार कुर्बान हो जाती है, ये सरकार चली जाती है, ये बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर जो आज आपने दी वो ये दी कि महाराष्ट्र की जमीन पर जो आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मोदी जी को 440 वोल्ट का करंट इस बार मिलेगा चुनाव में 2024 में महाराष्ट्र से। और हो सकता है महाराष्ट्र से कहीं उल्टी गिनती शुरू ना हो जाए, क्योंकि आप कह रहे हैं, मैंने तो कहा था कि कहीं 41 के 14 ना हो जाएं, आप कह रहे हैं सिंगल डिजिट पे कहीं रह ना जाए सिमट कर। सिंगल डिजिट का मतलब है कि अगर 8-9 सीटें मिल रही हैं तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र कहीं ना कहीं 9 अपर लिमिट है सिंगल डिजिट में। जी जी, चलिए मान लिया अपर लिमिट है सिंगल डिजिट में। अगर 10 से कम सीटें मिलती हैं, हालांकि बहुत ही आश्चर्य करने वाला ये फिगर आप दे रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि 2024 का सफर बहुत बहुत मोदी जी के लिए मुश्किल है। टाइगर, आप आए और क्योंकि महाराष्ट्र को आप समझते हैं और जो आपने तस्वीर आज बताई है, मुझे लगता है कि वाकई ये एक ऐसा महाराष्ट्र एक ऐसा पड़ाव होगा, एक ऐसा मोड़ होगा जो तय कर देगा कि 24 में क्या होने वाला है। आपने समय दिया हमारे दोस्तों को, दर्शकों को, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आप आते हैं हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।